विमला देवी अपने पति के देहांत के बाद एक दिन उनकी अलमारी से उनकी चीज़ों को निकाल रही थी और उनको याद कर रही थी कि तभी अचानक उनकी नज़र एक फाइल पर पड़ी। वह उसको खोलकर देखती हैं। उसमें एक पत्र मिलता है जिसे पढ़कर वह रोज कहीं जाने लग जाती हैं। एक दिन जब उनके बेटों को उनकी हकीकत पता चलती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। विमला देवी अपने बिस्तर पर बैठी हुई अपने कमरे को देख रही थी। आज पूरा 1 साल हो गया था उनके पति देशराज जी का देहांत हुए। आज के ही दिन उनकी दुनिया लुट गई थी। बिल्कुल सही थे देशराज जी। जब सब कुछ ठीक ठाक था सुबह उठे, अपने सारे काम किए, फिर मैंने चाय बना कर दी। चाय पी और अचानक सीने में दर्द होने लगा और कुछ कहने सुनने का भी मौका नहीं मिला। बस 10 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया और मेरी दुनिया उजड़ गई। 1 सेकंड में उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई थी, लेकिन फिर भी हम जल्दी जल्दी उन्हें डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने कहा अब इनमें कुछ भी नहीं बचा, आप इन्हें घर ले जाइए। हम इन्हें घर ले आए। मैं तो जैसे अपने होश ही खो बैठी थी। अचानक ये सब क्या हो गया था। मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो चुके थे। मुझे सारी धरती हिलती हुई महसूस हो रही थी। मुझे आकाश नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे पैर थर थर काँप रहे थे। मेरे पैर जैसे जमीन पर नहीं रखे जा रहे थे। मैं लड़खड़ाकर चल रही थी। मुझे 2 लोगों ने पकड़ रखा था और वह मुझे लेकर चल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर जमीन पर घसीटे जा रहे हों। बस 10 मिनट के अंदर ही मेरी दुनिया उजड़ गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे देश राज्य के बिना भी जीना पड़ेगा। उनके होते हुए तो मुझे कभी कोई टेंशन नहीं थी। वह मेरी हर चीज़ का ध्यान रखते थे, घर की हर एक चीज़ का ध्यान रखते थे। अब अकेले सूने कमरे में अकेले बैठी रहती हूँ मैं। विमला देवी ये सब सोच रही थी कि तभी उनकी बड़ी बहू आती है और उनसे कहती है, माँ जी खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। विमला जी खाने के लिए बाहर आई तो देखती हैं थाली में 2 सूखी रोटी और सूखी सब्जी थी। जब देशराज जी जिंदा थे तब सब्जी के साथ दाल भी ज़रूर बनती थी। दाल के साथ थोड़े से चावल लेना भी वह पसंद करते थे और दही का तो उनको बहुत शौक था। थाली में जब तक दही ना हो तो वो खाना ही नहीं खाते थे और सूखी रोटी को तो हाथ भी नहीं लगाते थे। आज थाली से ये सब कुछ गायब हो गया था क्योंकि सब कुछ बच्चों के हाथ में जो आ गया था। विमला जी के 2 बेटे हैं, उनकी कोई बेटी नहीं है। दोनों बेटे उनके साथ ही रहते हैं। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। दोनों बेटों के पास एक एक बेटा है। विमला देवी के बड़े बेटे का नाम अजय है और तो छोटे बेटे का नाम विकास है। दोनों बेटे जॉब करते हैं, सुबह को जाते हैं और शाम को लौटते हैं। दोनों बेटे की रसोई अलग अलग है। एक बहू दोपहर को खाना देती है तो एक बहू शाम को खाना देती है। दोनों बहुएं विमला देवी जी को कुछ नहीं कहती हैं। दोनों बेटे भी विमला देवी को कुछ नहीं कहते हैं। वह ऑफिस से आते हैं तो सीधा अपने कमरे में चले जाते हैं। जब भी आते हैं तो उनके हाथ में कुछ न कुछ सामान ज़रूर होता है जिसे लेकर वह सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों बहुएं कभी सास के पास बैठती तक नहीं। 2 बातें करना तो बहुत दूर की बात, हमेशा अपने कमरे में घुसी रहती हैं और फ़ोन पर व्यस्त रहती हैं। ज़रूरत के वक्त ही कमरे से बाहर आते हैं। दोनों बेटे ही खाने पीने का सामान छुपा कर लाते हैं और सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। माँ आसपास में बैठी रहती है कि मेरे बेटे पास बैठकर 2 बात करें, लेकिन माँ की ये आस ही रह जाती है। दोनों बेटे अपनी माँ और एक दूसरे से छुपाकर खाना खाते हैं। वह दोनों एक दूसरे को भी नहीं दिखाना चाहते कि वे क्या खा पी रहे हैं। माँ के हिस्से में तो बस 2 सूखी रोटी और सब्जी आई है। कोई सी बेटा बहू कुछ कह लेते तो गम ना होता। बिना कुछ कहे ये सब कुछ करते हैं तो इन्हें करना होता है। वही बात है, कुछ कहकर तो आदमी पकड़ा जाता है, बिना कहे कौन पकड़ा जाएगा। किसी को अगर कुछ करना है तो बिना कहे सब कुछ कर सकता है। वो तो सूखी रोटी और सब्जी खाकर विमला देवी अपने कमरे में आ जाती हैं। पता नहीं क्यों आज उन्हें बहुत रोना आ रहा था। बच्चे कुछ कहते भी नहीं हैं और कर भी सब कुछ रहे हैं। कुछ कह सुनकर लड़ाई झगड़ा होकर आदमी अपने मन की भड़ास निकाल ही लेता है, पर यहाँ जब कोई कुछ कहता ही नहीं है तो वह किसी को क्या कहे, कैसे समझाए किसी को कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सब आदमी सिर्फ महसूस ही कर सकता है, किसी को बता भी नहीं सकता। दोनों बहुओं के कमरों के बाहर फलों के और मेवों के छिलके पड़े देखती हैं तो देखकर बड़ा अफसोस होता है। सब कुछ खाया जाता है लेकिन माँ के लिए कुछ भी नहीं है। आज उन्हें देशराज जी बहुत याद आ रही थी। वह देशराज जी की अलमारी खोलती हैं, उनकी सारी चीज़ों को देखने लगती हैं, उनके कपड़े, उनका चश्मा, उनके फ़ोटो। तभी उनकी नज़र अलमारी में एक फ़ाइल पर पड़ती है। वह देशराज जी की पर्सनल फ़ाइल थी। इस फाइल को वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया करते थे। विमला देवी जी उसे उठाकर अपने सीने से लगाती हैं और खूब रोती हैं कि आप होते तो मुझे इसे हाथ भी नहीं लगाने देते और मैं आपकी सारी चीज़ों को कैसे छू रही हूँ। आज मुझे कोई रोकने वाला नहीं। और फिर ये कहकर रोने लगती हैं। रोते रोते वो फाइल खोल कर देखती हैं। फाइल के अंदर कुछ पेपर थे और एक लिफाफा था।
वे उस लिफाफे को खोलती हैं। उसमें से कुछ पेपर निकलते हैं और एक पत्र निकलता है। पत्र को खोलकर पढ़ने लगती हैं। पत्र में लिखा होता है, प्रिय विमला, अगर ये पत्र तुम पढ़ रही हो तो इसका मतलब मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। ये पत्र एक कागज का टुकड़ा जरूर है, लेकिन इसमें हम दोनों की जिंदगी का वह हसीन लम्हा है जो कुछ लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। ये कागज का टुकड़ा मेरे दिल का वो आईना है कि जब आप इसे पढ़ेंगी तो हमारी ज़िंदगी के सुनहरे पल नज़र आएंगे। ज़िंदगी के इस सुनहरे सफ़र में तुमने मेरा साथ दिया, मुझे प्यार दिया, मेरे घर को संभाला, मेरे बच्चों को संभाला। तुमने अपना पूरा जीवन मेरे नाम कर दिया। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूँगा। तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया, कभी मुझे परेशान नहीं किया, हमेशा मेरा कहा माना और एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू बनकर दिखाया, एक अच्छी माँ बनकर दिखाया। जो तुमने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए किया है, अगर मैं तुम्हें अपना सब कुछ भी दे दूँ जब भी तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता। इसलिए जाते जाते अपने दिल का छोटा सा टुकड़ा तुम्हें दिए जा रहा हूँ। विमला, आजकल का जो समय चल रहा है उसमें बच्चों से उम्मीद रखना अपने आप को धोखा देने के समान है। हो सकता है मेरे जाने के बाद बच्चे तुम्हारा ध्यान रखें, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए बच्चों को सभी बातें बताना ज़रूरी नहीं है। गांव में हमारी ज़मीन थी जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता था। वह बेचकर मैंने एक प्लाट ले लिया था। वह प्लाट मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। उसके पेपर तुम्हें इस पत्र के साथ मिल जाएंगे। मेरे जाने के बाद अगर बच्चे तुम्हारा सही से ध्यान रखें तो वह प्लाट तुम बच्चों को दे देना, और अगर बच्चे तुम्हारा ध्यान ना रखें तो उस प्लाट को बच्चों को मत देना। उस प्लाट को बेचकर तुम अपना खर्चा आराम से चला सकती हो। मेरे जाने के बाद तुम्हें डरने की, घबराने की और रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस दुनिया में ना होकर भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जो औरत इस दुनिया में बच्चों को पैदा करके ला सकती है वह कुछ भी कर सकती है। तुम अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझना, हिम्मत से काम लेना और अपने जीवन को जीने की नई राह तलाश करना। तुम सब कुछ कर सकती हो विमला। जब तुम बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकती हो तो तुम दुनिया का हर काम कर सकती हो। मुझे पता है इस पत्र को पढ़ते हुए तुम रो रही हो विमला। रोना मत विमला, अपने आंसुओं को रोको और जो साहस मेरे जाने से चला गया है उस साहस को वापस लेकर आओ और अपना जीवन सही तरीके से जियो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ विमला। पत्र पढ़कर विमला जी उस पत्र को अपने सीने से लगाकर बहुत रोती हैं और बहुत रोने के बाद विमला जी अपने आंसू साफ करती हैं। उसे अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर बहुत साहस और हिम्मत आ गई है। विमला जी प्लाट के पेपर को संभाल कर रख लेती हैं। अगले दिन विमला जी अपने भाई के घर जाती हैं जो कि एक वकील भी हैं। अपने भाई को प्लाट के पेपर दिखाती हैं जो बिल्कुल सही होते हैं। वह भाई के साथ उसे प्लाट को देखकर आती हैं। उस प्लाट की कीमत अब करोड़ों में थी और प्लाट भी काफ़ी बड़ा था। विमला जी अपने भाई से सलाह मशवरा करती हैं। विमला देवी जी के भाई सलाह देते हैं कि इसमें से थोड़ा सा प्लाट बेचकर आप इस प्लाट पर नीचे दुकान बना सकती हैं और ऊपर घर बना सकती हैं। दुकान किराए पर चढ़ जाएगी और उसके किराए से आपका जीवन निर्वाह अच्छे से हो जाएगा। विमला देवी जी को ये बात जच जाती है। विमला देवी जी वापस घर आ जाती हैं। विमला जी के अंदर बहुत साहस आ गया था। उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उनके पति ने इस दुनिया से जाने के बाद भी बहुत हिम्मत दे दी थी उन्हें। विमला देवी जी अपने दोनों बेटों को बुलाती हैं और कहती हैं, अजय और विकास, मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे भी कुछ खर्चे हैं। खाने के अलावा मुझे भी खर्च के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तुम दोनों मुझे महीने में थोड़े से पैसे दे दिया करो ताकि मैं अपनी दवाइयाँ और किसी खर्च को पूरा कर सकूं। दोनों बेटे कहते हैं कि इतने पैसे कहाँ बचते हैं माँ जो हर महीने हम आपको पैसे दे सकें। खाने में, घर खर्च में और बच्चों के स्कूल खर्च में, इसी में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। अलग से हम आपको पैसे नहीं दे सकते। तब विमला देवी जी कहती हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोगों के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, पर मुझे खर्च के लिए पैसे तो चाहिए ही। उसके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक जगह काम मिल रहा है मुझे, बच्चों को संभालना है, केयर टेकर का काम है। दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं। मैं सुबह चली जाया करूँगी और शाम को आ जाया करूँगी। मेरा टाइम भी कट जाया करेगा और पैसे भी मिल जाया करेंगे। मैं अपना खर्च भी आराम से उठा लिया करूँगी। भाई की जान पहचान के लोग हैं। ठीक है, अगर मामा जी ने कहा है तो आप जा सकते हैं। बेटे ये कहकर चले जाते हैं।
अब रोज़ विमला जी सुबह जाती हैं और शाम को आती हैं। विमला जी अपने प्लाट का थोड़ा सा हिस्सा बेच देती हैं और अपने प्लाट पर काम शुरू करवा देती हैं। सारा काम उनके भाई संभाल लेते हैं। विमला जी सुबह ही अपने प्लाट पर जाकर बैठ जाती हैं और काम अपनी देखरेख में करवाती हैं। कुछ ही दिनों में कंस्ट्रक्शन का सारा काम पूरा हो जाता है और नीचे दुकानें बन जाती हैं और ऊपर घर बन जाता है और बाकी का सारा काम भी उनके भाई कंप्लीट करवा देते हैं। विमला देवी जी का एक बहुत खूबसूरत बड़ा सा घर बनकर तैयार हो जाता है। नीचे की दुकान विमला देवी जी किराए पर चढ़ा देती हैं। विमला जी किराए से अपना खर्च उठाना शुरू कर देती हैं। अगर विमला जी उस प्लाट के बारे में अपने बेटों को बता देती तो फिर दोनों उसे प्लाट को आधा आधा बांट लेते और विमला देवी जी पाई पाई के लिए फिर से तरस जाती। बच्चों के इतने खर्च होते हैं तो क्या बूढ़े माँ बाप के कोई खर्च नहीं होते, जबकि बुढ़ापे में तो खर्च और ज़्यादा होते हैं। रोजाना दवाई लेनी पड़ती है, कुछ फल फ्रूट खाने पड़ते हैं, अपना अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, तभी तो बूढ़ी हड्डियां चल पाती हैं। जबकि होता उल्टा है, बुढ़ापे में बुजुर्गों का खर्चा खत्म कर दिया जाता है। विमला देवी जी ने उस दिन इसलिए अपने बेटों से खर्च के बारे में बात की थी। अगर उनके बेटे खर्चा देने के लिए तैयार हो जाते तो वह अपने बेटों को प्लाट के बारे में बता देते, लेकिन उनके बेटों ने खर्चा देने से मना कर दिया। तो उन्होंने अपने प्लाट के बारे में भी बेटों को नहीं बताया, क्योंकि प्लाट लेने के बाद उस प्लाट के मालिक तो वो दोनों बेटे बन जाते और विमला देवी फिर से ऐसे ही रह जाती और पैसे पैसे के लिए फिर से मोहताज हो जाती। उनके बेटों ने तो खर्चा न देकर उनको ही काम करने को कह दिया। ऐसी औलाद से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। आखिर एक दिन रविवार का दिन होता है, दोनों बेटे घर पर होते हैं। तो विमला जी अपने दोनों बेटों को कहती हैं कि बच्चों मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। बेटे कहते हैं क्या दिखाना है माँ, तुम सब मेरे साथ चलो, वहाँ चलकर पता चल जाएगा। दोनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को लेकर माँ के साथ चलते हैं। माँ उन्हें अपने घर लेकर आती है, जो उन्होंने खुद बनवाया था। उस घर में दो बूढ़े दंपत्ति और विमला जी के भाई बैठे हुए थे। दोनों बेटे पूछते हैं कि माँ ये घर किसका है और मामा जी यहाँ क्या कर रहे हैं और ये कौन लोग बैठे हैं। तो माँ कहती है ये मेरा घर है। ये सुनकर दोनों बेटे तो चौंक जाते हैं। आपका घर? ये अब क्या कह रही हो माँ, ये क्या है? ये घर आपके पास कहाँ से आया, किसने दिया? तब माँ कहती है कि ये घर मुझे तुम्हारे बाबूजी ने दिया है। तुम्हारे बाबूजी को पहले ही लग गया था कि अगर मैं इस दुनिया से पहले चला गया तो तुम लोग अपनी माँ के साथ ऐसा ही बर्ताव करोगे, अपनी माँ को पैसे पैसे के लिए तरसाओगे। इसलिए तुम्हारे बाबूजी ने मेरे लिए ये प्लाट ले लिया था। मैं कहीं काम करने नहीं जाए चाहती थी, मैं अपने इसी प्लाट पर आती थी। मैंने इस प्लाट का थोड़ा सा हिस्सा बेचकर नीचे दुकान बनवाई है और ऊपर घर बनवाया है। मैंने तुम लोगों से उस दिन खर्च के लिए कहा था, लेकिन तुम दोनों ने मना कर दिया। अगर तुम मुझे खर्चा देने के लिए तैयार हो जाते तो प्लाट में तुम दोनों को दे देती, लेकिन अफसोस तुम्हारे पास तो तुम्हारी माँ के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने तो अपने ही खर्च मुझे गिना दिए। तुम अपने भी तो खर्च पूरे करते हो ना। अगर माँ को भी थोड़े से पैसे दे देते तो क्या हर्ज हो जाता। पैसे तो फिर भी बहुत दूर की बात है, तुम्हारे पास तो अपने माँ को देने के लिए जरा सा वक्त भी नहीं है। मुझे सारा दिन हो जाता है अकेले बैठे बैठे। बहुओं को क्या कहा जा सकता है, जब अपने ही पेट की औलाद ऐसी हो तो वह तो फिर भी गैर पेट की है। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, 9 महीने कोख में रखा है मैंने तुम दोनों को। जब तुम्हें ही अपनी बूढ़ी माँ का एहसास नहीं हुआ कि वह उसे भी किसी अच्छी बुरी चीज़ का पूछ लें, 2 पल उसके पास भी बैठकर देख लें। बूढ़ी माँ के कुछ अरमान होंगे, कुछ कहना चाहती होंगी, लेकिन तुम्हें तो अपने ही अल्फेफड़ों से फुर्सत नहीं है। माँ को तो क्या देखोगे। वह तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरे पति का, जिन्होंने जाने से पहले मेरा पूरा इंतजाम करके गए हैं। अब मैं तुम्हारी मोहताज नहीं हूँ, मेरे भी कुछ अरमान हैं, मुझे भी सहारा चाहिए। जो तुम लोगों ने मुझे से मिलना था अब तुम लोगों से तो मिला नहीं, लेकिन ये लोग जिन्हें बैठे हुए तुम देख रहे हो, ये भी वही लोग हैं जिनकी औलाद ने इन्हें घर से निकाल दिया है, जिनके पास सर छुपाने को भी जगह नहीं है। हम ही एक दूसरे का सहारा है। अब हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे घर में मेरे साथ मुझ जैसे लोग ही रहेंगे, जो औलाद के होते हुए भी तन्हा हैं, और इस घर के द्वार उन्हीं लोगों के लिए खुले हैं जो औलाद के सताए हुए हैं। विमला जी की बातें सुनकर दोनों बेटे बहू अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि माँ, हमसे गलती हुई है। हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए थे कि भूल ही गए थे कि हमारी एक माँ भी है जिससे हमें ये जीवन दिया है,
और अपनी माँ को अपने साथ ही रहने की जिद करते हैं। लेकिन विमला देवी जी कहती हैं, मेरे बच्चों, मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तुम अपने जहाँ में खुश रहो, मैं अपने जहाँ में खुश हूँ। मेरा संसार अब यही है। मेरी जितनी भी सांसें बची है मैं यहीं पर लेना चाहती हूँ। विमला देवी जी की बातें सुनकर वहाँ बैठे बूढ़े दंपत्ति और विमला देवी के बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विमला देवी जी के भाई बोलते हैं कि अपनी बहन के इस फैसले में मैं उनका सम्मान करता हूँ। मेरी बहन ने जो किया वह काबिल तारीफ है। सभी लोग विमला देवी का जोरदार तालियों से सम्मान करते हैं। इस तरह विमला देवी अपने घर में औलाद के बर्ताव से दुखी लोगों के साथ जीवन व्यतीत करने लगती हैं। सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे और एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे को संभालने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।